अच्छा, ये एक डिबेट अक्सर चलती रहती है कि भविष्य में किस तरह की जॉब मार्केट होगी, या एआई किस तरह का, एआई के चलते भविष्य में किस तरह की जॉब मार्केट होनी चाहिए, किस तरह की जॉब्स वगैरह होंगी, ये सारी बातें, ये डिबेट चलती रहती है कि किस तरह की जॉब होंगी भविष्य में। लेकिन एक दूसरा भी इसका एंगल है जिस पे शायद हम थोड़ा सा कम बातें होती हैं, उस पर हम जैसे दूसरा एंगल वो क्या है, वो एंगल ये है कि धीरे धीरे हो ये रहा है कि एआई क्या होता जा रहा है, स्मार्ट होता जा रहा है, और ह्यूमन बीइंग, मनुष्य आप कह लीजिए, तो ये डम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? डम होता जा रहा है। एआई धीरे धीरे स्मार्टनेस की तरफ, इंटेलिजेंस की तरफ आगे बढ़ रहा है, और ह्यूमन बीइंग धीरे धीरे डम होता जा रहा है। जैसे एक स्टडी निकल कर आई, मेरे ख्याल से 2013 या 14 में, एक बुक मैंने पढ़ी थी, द ग्लास केज बाय निकोलस जेकार। तो उन्होंने में एक स्टडी, उस बुक पर उन्होंने एक स्टडी की बात करी। वो स्टडी ये थी दरअसल कि 2013 या 14 के आसपास अमेरिकन एविएशन डिपार्टमेंट के थ्रू एक स्टडी आई। स्टडी क्या थी? उस स्टडी की फाइंडिंग्स जो थी, जो निष्कर्ष थे उस स्टडी के, जो कंक्लूजन था, वो ये था कि जैसे जैसे प्लेन्स में ऑटोमेशन बढ़ता गया, वैसे वैसे पायलट की इमरजेंसी में प्लेन को कंट्रोल करने की जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है, वो धीरे धीरे कम होती गई। वैसे ही एक और स्टडी हुई। वो स्टडी कहाँ हुई? दरअसल एक ट्राइब पर स्टडी हुई। हुआ क्या कि ट्राइब्स को मैपिंग डिवाइस उन्हें दिए गए, उन्हें डिजिटल डिवाइस दिए गए, ताकि आने जाने में वो मैप का इस्तेमाल कर सके उस डिवाइस की सहायता से, और कहीं भी पहुंच सके। हुआ क्या? हुआ ये, साल 2 साल बाद जब उस स्टडी की फाइंडिंग्स आई सामने, तो फाइंडिंग्स बड़ी भयानक और खतरनाक निकल कर आई। फाइंडिंग्स क्या थी कि धीरे धीरे वो पूरी ट्राइब्स, वो रास्ते, वो मैप, वो जो भी रूट है, उनको याद करने की जो उनकी क्षमता थी, वो नष्ट हो गई, और सारे वो धीरे धीरे पूरी तरह से कैपेबल उस डिजिटल डिवाइस के ऊपर हो गए। ये फाइंडिंग्स निकल कर आई। जैसे अभी हाल ही में एक और स्टडी हुई। स्टडी मेरे ख्याल से यहाँ पर आपकी MIT ने करी है। MIT में स्टडी हुई, किस पर हुई? चैट जीपीटी पर। स्टडी का मैं स्टडी वो पढ़ रहा था, तो स्टडी क्या थी? योर ब्रेन ऑन चैट जीपीटी, ये स्टडी का टाइटल था, योर ब्रेन ऑन चैट जीपीटी। चैट जीपीटी की तरफ से उन्होंने स्टडी की। गोल क्या था? गोल ये था कि ये जितने भी LLM टूल्स हैं, LLM टूल्स मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वो क्या, वो कभी बाद में जरूर समझेंगे। जितने भी LLM टूल हैं, चैट जीपीटी हो गया, आपका परप्लेक्सिटी हो गया, आपका जेमिनाई हो गया, आपका ग्रॉक हो गया, आपका डीप सीक हो गया, ये सारे LLM टूल्स होते हैं। अब गोल ये था स्टडी का कि इनका हमारे ह्यूमन ब्रेन पर, अगर कोई व्यक्ति इनको, ये इस तरह की चैट जीपीटी और इस तरह की चीजें इस्तेमाल कर रहा है लगातार, तो इनका उसके ब्रेन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये गोल था स्टडी का। क्या थी स्टडी? दरअसल स्टडी में उन्होंने किया क्या? उन्होंने लिया लगभग वही 50 से 54 लोग। कितने लोग लिए उन्होंने? 54 लोग लिए। अब इसमें उन्होंने किया क्या? किया ये कि इसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में? 3 टीमें, 3 बना दी। जिसमें से पहली टीम उनकी क्या थी? मान लीजिए 3 उसमें कर लेंगे तो 18-18 लोगों की टीमें हो जाएंगी। कितने हो जाएंगी? 18-18 लोगों की। दूसरी टीम, ये तीसरी टीम, और ये तीनों ही टीमें 18-18 लोगों की हो गई। ठीक। टीम जो उन्होंने बनाई, वो टीम 54 लोगों को लिया उन्होंने, जो 54 पार्टिसिपेंट थे, 54, और इसको 3 टीम्स में डिवाइड किया गया। पहली टीम 18 लोगों की, दूसरी टीम 18, तीसरी टीम। करना क्या था? करना यह था कि इनको एसे वगैरह और स्टोरी, इस तरह की राइटिंग्स वगैरह करनी थी, एसे वगैरह, क्रिएटिव राइटिंग्स। हुआ ये, मान लीजिए पहली टीम को उन्होंने क्या किया, इसको बोला ब्रेन ओनली टीम, ब्रेन ओनली टीम। दूसरी टीम थी सर्च इंजन टीम। ठीक। तीसरी ये आपकी चैट जीपीटी और इन सब वाली जो टीम थी वो। मतलब हुआ क्या? क्या मतलब हुआ ब्रेन ओनली टीम का? इसका मतलब ये हुआ, ये टीम जो पहली टीम है, ये जब ऐसे और ये राइटिंग वगैरह, स्टोरी वगैरह सारी लिखेंगे, तो ये किसी भी तरह के टूल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी भी तरह के डिजिटल टूल का ये प्रयोग नहीं करेंगे। जो भी लिखेंगे अपनी इमेजिनेशन, अपने थॉट प्रोसेस, ब्रेन की हेल्प लेकर, बाकी कोई टूल नहीं इस्तेमाल करेंगे। दूसरा सर्च इंजन टीम, ये क्या था? इनको भी ऐसे और यही सब सारी चीजें लिखनी थी। इन्होंने क्या किया? इनको ये छूट दी गई कि ये गूगल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे राइटिंग और सारी चीजें करने के लिए। तो ये
गूगल वगैरह का इस्तेमाल ये कर सकते थे, सर्च इंजन। तीसरी जो टीम थी, इनको पूरी तरह से छूट थी। वो क्या थी कि आप ऐसे राइटिंग और इन सब में चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं। क्या, ये चैट जीपीटी और ये सारी चीजें इस्तेमाल ये कर सकते हैं। फाइंडिंग्स क्या, ये पूरी स्टडी 4 महीने तक चली, 4 महीने तक पूरी स्टडी चली। फाइंडिंग्स क्या निकल कर आई इसकी? फाइंडिंग्स निकल कर क्या ये आई कि वो व्यक्ति या वो टीम जो ब्रेन ओनली टीम थी, जो कोई भी अपनी राइटिंग और सारी चीजें ऐसे वगैरह लिखने में सिर्फ ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे थे, अपनी इमेजिनेशन, अपने थॉट प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे थे, उनके ब्रेन कनेक्शन, उनकी चीजों को याद करने की क्षमता, उनकी चीजों को इमेजिन करने की क्षमता, उनकी क्रिएटिविटी, ये सारी बाकी लोगों से बहुत बेहतर पाई गई। दूसरे जो लोग थे वो सर्च इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्च इंजन मीन्स गूगल वगैरह ये सारी चीजें। अर्थात ये क्या कर सकते हैं, ये सकते हैं कि ये ऐसे राइटिंग के टाइम वो जो भी राइटिंग, उनको जो भी टास्क दिए गए उस टास्क के दौरान गूगल वगैरह का इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत थी, इनमें भी दिक्कत थी, इनके ब्रेन कनेक्शन की चीजों को याद करने की क्षमता और बाकी चीजें, इनकी इमेजिनेशन पावर आप ले लीजिए, इनमें थोड़ी बहुत समस्याएं देखी गई। लेकिन जो सबसे ज्यादा समस्या देखी गई वो कहां देखी गई? उन लोगों में जो लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे थे। अर्थात MIT स्टडी की जो फाइंडिंग्स निकल कर आई थी, वो फाइंडिंग्स ये थी कि वो लोग जो चैट जीपीटी का इस्तेमाल या इस तरह के किसी भी LLM टूल का इस्तेमाल करते हैं, उनके ब्रेन की कनेक्शन पावर या ब्रेन के कनेक्शंस, उनकी इमेजिनेशन करने की क्षमता, उनकी चीजों को याद करने की क्षमता, उनकी इमेजिनेशन, उनकी क्रिएटिविटी, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस पर असर पड़ा उन लोगों पर जो चैट जीपीटी का यूज कर रहे थे। तो ये स्टडी की फाइंडिंग्स थी। हालांकि ये स्टडी कुछ इसके जो इसकी क्रिटिक्स है वो ये बोलते हैं कि स्टडी की जो सबसे पहली कमी थी ये थी कि इसका जो सैंपल था, सैंपल साइज बहुत छोटा था, 54 लोगों पर ही सिर्फ स्टडी का प्रयोग हुआ। और दूसरा, अभी तक मैं आपको बता दूं, इस स्टडी का पीयर रिव्यू नहीं हुआ। पीयर रिव्यू मतलब और लोगों ने इस स्टडी पर अभी कोई रिसर्च या अध्ययन या स्टडी पर प्रयोग करके नहीं देखा। देखिए क्या होता है ना, कोई भी स्टडी या कोई भी रिसर्च 3 चरणों से होकर गुजरती है। 3 चरण मतलब जिसमें से जो पहला हो जाएगा हाइपोथेसिस मेकिंग। दरअसल होता क्या है, देखिए हाइपोथेसिस मेकिंग मतलब कोई भी एजुकेटेड गेस, आप तो चीजों को पढ़ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, डेटा ले रहे हैं, फिर एक कल्पना, एक थ्योरी, एक हाइपोथाइज करते हैं कि चैट जीपीटी का दरअसल हमारे ब्रेन पर ये इंपैक्ट पड़ेगा। ये हमने क्या किया, ये अभी कहीं ना कहीं थॉट के लेवल पर बातें चल रही है। हमने थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया, चीजों को देखा समझा, कुछ डेटा लाए और इससे एनालाइज कर एक हमने तुक्का मारा, एक तुक्का पढ़ा लिखा तुक्का, एक गेस किया कि ये दरअसल इसका असर हो सकता है, चैट जीपीटी का असर ब्रेन पे हमारे ये हो रहा है कि हमारे सीखने समझने की क्षमता पर ये असर डाल रहा है। तो ये पहला लेवल जो हुआ हाइपोथेसिस हुआ। दूसरा, अब इस पर लैब टेस्टिंग होगी, है ना, लैब टेस्ट होगा। उस जो MIT की हमने बात करी, उन्होंने 54 लोगों को लेकर एक टीम बनाई, फिर ऑब्जर्व किया उन पर क्या स्टडी हो रही है, सारी चीजें, इस पर जो फाइंडिंग्स निकल कर आएंगी। दूसरा, ये जब हम लैब टेस्टिंग कर रहे हैं तो उस पर जो फाइंडिंग्स निकल कर आएंगी, अगर वो फाइंडिंग हमारी हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रही तो हमारी हाइपोथेसिस सही थी और रिसर्च कंप्लीट हुई। लेकिन अभी इसका एक तीसरा भी स्टेज बाकी है। यहां पर होता है पीयर रिव्यू की जो बात होती है, पीयर रिव्यू की जो बात होती है यहां पर कि और भी साइंटिस्ट इस स्टडी पर अध्ययन करेंगे और उनके निष्कर्ष क्या वही निकल कर आ रहे हैं जो इस स्टडी के निकल कर आ रहे हैं, तब तो स्टडी सही मानी जाएगी, अन्यथा वो स्टडी गलत मानी जाएगी और उस पर चीजें दूसरी बदली जाएंगी और फिर नए सिरे से उस पर चीजें टेस्ट और ये सारी चीजें होंगी। तो फाइंडिंग्स ये निकल कर आई थी। हालांकि जहां तक मैंने ब्रेन को पढ़ा और समझा है तो मुझे लगता है कि स्टडी के पॉजिटिव फॉर्म में ही फाइंडिंग्स निकल कर आएंगी और इस स्टडी को सपोर्ट करेंगी। तो अब किया क्या जाए, दरअसल मुद्दा ये है कि जब चैट जीपीटी और इन सब का इस्तेमाल हम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन पर ये निगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं, तो अब हम करें क्या? करें दरअसल ये, देखिए किसी भी इसको टूल को यूज करने के 2 तरीके हैं। दरअसल अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो ये रहा है कि हम ये चैट जीपीटी या जिस तरह से भी ये बाकी LLM टूल हैं, जो भी आप जेमिनाई कह लीजिए, ग्रॉक कह लीजिए, डीपसीक वगैरह कह लीजिए, इनका इस्तेमाल ही हम दरअसल गलत करते हैं। जो इनका इस्तेमाल, देखिए 2 तरीके हैं इनका इस्तेमाल करने का। पहला, जैसे मान लीजिए आपको मैं एक ऐसे लिखने के लिए दूं, ऐसे आपने हम सभी ने लिखा है अपनी क्लासेस में, वो है कि बड़ा सिंपल से ले लीजिए, है ना, कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, है ना, ये ऐसे मैंने आपको दे दिया। अब आपने क्या किया, आपने जाके चैट जीपीटी को
प्रॉम्प्ट दे दिया जाके कि भाई एक ऐसे है और ये तुम्हें लिखना है, और उसमें करना क्या है, कर रहे हैं आपने प्रॉम्प्ट दिया विज्ञान अभिशाप या वरदान, इस पर आप एक ऐसे लिख कर दो, और चैट जीपीटी ने वो ऐसे लिख कर दे दिया, आपने छाप लिया, क्लास में दिखा लिया जाके। हुआ क्या, इसमें आप कहीं इन्वॉल्व नहीं थे, आपको एक ऐसे लिखना था और आपने तुरंत वहां पर चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देके ऐसे लिखवा लिया। दूसरा जो तरीका है वो है इंटरैक्टिव लर्निंग। दरअसल यहां पर दूसरा जो तरीका है वो इंटरैक्टिव लर्निंग। यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पे आप करेंगे ये कि चैट जीपीटी से इंटरैक्ट करेंगे, उससे बातें करेंगे, बातें कर कर जो चीजें हैं उनको निकाल कर लाएंगे। जैसे ये मेथड दिया था, दरअसल कुछ लोग इसकी बात करते हैं सोक्रेटिक वे ऑफ लर्निंग इसको बोलते हैं। जैसे क्या था, इसकी चर्चा दरअसल सलमान खान साहब ने भी करी है। सलमान खान साहब कौन, दबंग वाले नहीं, खान एकेडमी वाले। खान एकेडमी कौन सी, वो पटना वाली नहीं, दरअसल एक एजुकेशनिस्ट है, यूएस बेस्ड कंपनी है, उनकी खान एकेडमी है। सलमान खान साहब ने एक जो बुक लिखी उन्होंने, बुक का नाम है मेरे ख्याल से ब्रेव न्यू वर्ड्स। कोई भी एजुकेशनिस्ट या शिक्षाविद है उसको जरूर ये किताब पढ़नी चाहिए। उस पर भी उन्होंने इस चीज की बात करी है कि चैट जीपीटी और इस तरीके ये किस तरह के लर्निंग स्टाइल को अपनाएं। उस पर भी उन्होंने बात करी है। जो समर्थन दिया है वो यही दिया है कि सोक्रेटिक वे ऑफ लर्निंग को उन्होंने समर्थन दिया है। सोक्रेटिक वे ऑफ लर्निंग मतलब इंटरैक्टिव लर्निंग, इसकी जो बात करते हैं सोक्रेटिक वे ऑफ लर्निंग मतलब इंटरैक्टिव लर्निंग। दरअसल ये है क्या इंटरैक्टिव लर्निंग, ये सारी चीजें, तो इसका आप तरीका समझिए। जैसे वही ऐसे मान ऐसे ले लेते हैं हम। ऐसे मैंने आपको दिया क्या, ऐसे ये दे दिया मैंने आपको कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो पहला तरीका क्या था, पहला तो आपने डायरेक्ट उसको प्रॉम्प्ट दिया और चैट जीपीटी से पूरा ऐसे निकाल लिया। दूसरा, अब चैट जीपीटी आपको डायरेक्ट आंसर न देकर कुछ इस तरह वो उसका डिजाइन किया जाए कि आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी जिज्ञासा को जगाए। यही मेथड सोक्रेटिस अपनाते थे। जैसे अगर सुकरात के पास कोई जाता है, कोई एक बंदा मान लीजिए कोई घटना घट गई और न्याय अन्याय की बात चल रही है, और सुकरात के पास जाता है और कहता है कि बताइए ये मुद्दा है, आप बताइए इसमें क्या बात न्यायपूर्ण होगी, क्या ये इन्होंने जो किया ये न्यायपूर्ण है। सुकरात आंसर नहीं बताएंगे, सुकरात तुरंत सबसे पहले पूछेंगे कि व्हाट इज जस्टिस, जस्टिस दरअसल क्या है। वो आंसर देंगे ही नहीं, वो आपसे क्वेश्चन करने लगेंगे कि आपको क्या लगता है कि जस्टिस क्या है। फिर आप बोलेंगे कि जस्टिस मतलब फेयरनेस सभी सिचुएशंस पर। फिर वो क्वेश्चन कर देंगे फेयरनेस, अच्छा तो क्या फेयरनेस हर सिचुएशन पर फेयरनेस। फिर आप कहेंगे नहीं, टाइम सिचुएशन पर बदलते ही फेयरनेस बदल रही। जैसे महिलाओं के लिए जस्टिस अलग हो सकता है और पुरुषों के लिए अलग हो सकता है जस्टिस। चीजों को बदल, हम अपने संविधान में भी देखते हैं कुछ इसी तरह की बातें होती हैं कि महिलाओं को कुछ कहीं ना कहीं छूट दी जाती, कुछ रिजर्वेशन जैसी बातें होती। तो फिर वो क्वेश्चन देखिए सुकरात क्या कर रहा है, सुकरात क्वेश्चन करते हुए आपको चीजें सिखा रहे हैं। ठीक इसी तरह के मेथड की बात करी जा रही है कि चैट जीपीटी दरअसल ये इस तरह की कोई भी एलएलएम टूल हो, अगर इनके एजुकेशन में इस्तेमाल करना है तो उसको इस वे में इस्तेमाल किया जाए कि वो डायरेक्ट आंसर हमें न दे, कि हमारी क्यूरियोसिटी को जगाए, हमारी लर्निंग को जगाए, हमारी इमेजिनेशन को जगाए, हमारी क्रिएटिविटी को जगाए, बजाय इसके कि डायरेक्ट हमें किसी चीज का वो आंसर दे दे। देखिए क्या होता है ना, एक शब्द है एजुकेशन, है ना, शब्द क्या है एजुकेशन। देखिए एजुकेशन के दो प्रमुख आधार हैं। पहला जो उसका आधार है वो है कि क्या शिक्षा दी जाए, क्या शिक्षा दी जाए मतलब इस पर कंटेंट आ जाएगा कि क्या पढ़ाया जाए, और ये हर समाज और उसकी परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। जैसे अगर कोई समाज शिकारी संग्रह करता समाज है, हंटर्स और गैदरर्स सोसाइटी है, तो वहां पर क्या शिक्षा देंगे, वो उनको हथियार बनाना सिखाएंगे पत्थरों के, वो इनको शिकार करना सिखाएंगे, वो चीजों को गैदर करना सिखाएंगे, लंबी दूरी के ट्रैवल करना सिखाएंगे, ये सारी शिक्षाएं रहेंगी। और वही अगर एक समाज पूरा कंप्यूटर बेस्ड आ जाता है, मान लीजिए एक हंटर गैदरर्स है और एक पूरी सोसाइटी कंप्यूटर सोसाइटी हो जाएगी, मान लीजिए कंप्यूटर बेस्ड सोसाइटी, यहां पर आप कोडिंग की शिक्षा देंगे, आप कंप्यूटर कैसे काम करते हैं, मशीनें कैसे काम करती हैं, इसकी शिक्षा आप देने लगेंगे। तो पहला तो शिक्षा का आधार यह होता है कि क्या कंटेंट दें हम, क्या पढ़ाएं उन्हें, और वो समाज और उसकी परिस्थितियों के अनुसार होता है। दूसरा जो तरीका है वो तरीका यह है, दूसरा जो आधार है वो आधार है कि ये जो कंटेंट हमें उन्हें देना है, ये चीज जो उन्हें हमें पढ़ानी है वो किस तरह से पढ़ाएं, और इसके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे आपने एक बुक का नाम सुना होगा पंचतंत्र, आचार्य विष्णु शर्मा जी ने लिखी थी। पंचतंत्र की कहानी आप सभी ने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। दरअसल क्या था, एक राजा साहब थे और उनके 3 राजकुमार थे, और जैसा कि होता है अक्सर कि राजकुमार मूर्ख, धूर्त और घमंडी ही ज्यादातर निकलते हैं।
उनके साथ भी समस्या यही थी। उनके साथ समस्या ये थी कि वो बेहद मूर्ख किस्म के थे, उनकी बैल बुद्धि टाइप की बुद्धि थी, और हर व्यक्ति ने, हर बड़े से बड़े आचार्य ने ये कोशिश कर ली उनको पढ़ाने की, लेकिन कोई उनको चीजें सिखा ही नहीं पाया, कोई उनको पढ़ा ही नहीं पाया। तब विष्णु शर्मा जी को उन्होंने उनसे संपर्क साधा, उन्होंने कहा ठीक है हम पढ़ा लिखा देंगे। तब उन्होंने पंचतंत्र की रचना करी। उन्होंने क्या किया, और पंचतंत्र में कहानियों के माध्यम से, वो भी जानवरों की कहानियों के माध्यम से, उन्हें समाज, धर्म और नैतिकता और राजनीति, इन सबकी शिक्षा उन्होंने दी, और बच्चों को 3 या 4 महीने में ही ट्रेंड कर दिया उन्होंने, पूरी शिक्षा उन्होंने दे दी। तो उन्होंने क्या तरीका अपनाया, कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी जाए। उसी तरीके से जो हम सिखाने की बात कर रहे हैं, जो चैट जीपीटी और आजकल एलएलएम टूल और इन मॉडल्स की जो हम बात करते हैं कि किस तरह से ये वर्क करने चाहिए ताकि लोगों की ना क्रिएटिविटी जाए, ना इमेजिनेशन, ना उनकी थिंकिंग पावर जाए, उसी को जिस लर्निंग मेथड की बात करते हैं वो सोक्रेटिक वे ऑफ लर्निंग मेथड की बात करी जाती है। सोक्रेटिक वे ऑफ लर्निंग मेथड, ये जो जितने भी एलएलएम टूल हैं इनको इस मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, अर्थात किसी भी सवाल का डायरेक्ट जवाब न देकर प्रश्नों के माध्यम से हमें एक डीप अंडरस्टैंडिंग उस प्रश्न को लेकर हमारे अंदर डेवलप करें, उस विषय को लेकर डेवलप करें, तो वो ज्यादा अच्छा तरीका होगा। उसी तरीके जैसे हम अगर वो ऐसे ले लें, जैसे हमने बात करी थी कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो उसमें आपको वो डायरेक्ट जवाब न देकर सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि विज्ञान क्या है, फिर धीरे आप विज्ञान की परिभाषा बताते हैं, फिर आप वो पूछेंगे कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये कहीं इन चीजों पर नुकसान दे सकता है या इन चीजों पर फायदा पहुंचा सकता है। इस तरीके से जो प्रश्न पूछता जाएगा, इस तरह आपसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी, आप उस विषय पर इंटरैक्ट करेंगे, ना कि आपको डायरेक्ट किसी चीज का वहां पर जवाब मिल गया। तो मेरे ख्याल से ये तरीका ज्यादा सही रहेगा सोक्रेटिक वे ऑफ लर्निंग, चैट जीपीटी और इन जैसे टूल्स के लिए। खैर आगे जो हम चीजें देखते हैं वो ये है कि